तो हम पढ़ने जा रहे हैं जनाब हार्ट एनाटॉमी। हार्ट एनाटॉमी में ये जो दूसरा फर्स्ट एड वाला है ना, इसमें तो सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा अपना हार्ट एनाटॉमी को रिवाइज कर लेते हैं कि होता क्या है हार्ट में। ठीक है, तो ये नोट्स पे चलते हैं। खैर, तो ये हमें पता है कि हार्ट में जनाब 4 चैम्बर्स होते हैं। ऊपर वाले को हम एट्रिया कह देते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल्स कह देते हैं। जो राइट साइड पे होंगे उन्हें राइट एट्रिया, और नीचे वाला जो होगा वो राइट वेंट्रिकल। ये राइट एट्रिया गया, ये राइट वेंट्रिकल आ गया। देन ये ऊपर लेफ्ट वाला लेफ्ट एट्रिया, और ये नीचे वाला क्या आ गया हमारे पास, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें जो हमारी याद रखने की चीज है वो ये है कि दूसरा, ये जो राइट वेंट्रिकल होता है ना ये छोटा होता है, जबकि ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना ये काफी बड़ा होता है। और इसकी वॉल आप देख सकते हो कि ये कितनी थिक है। ठीक है, इसका मतलब है इसकी वॉल थिक है, बड़ी है, मोटी है, तो इसे ब्लड सप्लाई भी ज्यादा चाहिए होगी। ये क्यों बड़ा होता है? क्योंकि इसने पूरी बॉडी को सप्लाई करना होता है ना, ये पंप करेगा पूरा, ये एओर्टा से आके पूरी बॉडी को सप्लाई होता है ब्लड। जबकि ये जो राइट वेंट्रिकल है ये छोटा इस वजह से होता है क्योंकि इसका काम ही थोड़ा है। इसने तो सारा ब्लड सप्लाई करना है उसको, लंग्स को। ठीक है, लंग्स तो पास ही पड़े होते हैं, तो इस वजह से ये छोटा होता है। और इसमें इसी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस भी कम होंगे ना, इस्कीमिया हो गए, इन्फेक्शन होने के, क्योंकि इसके इसे ब्लड सप्लाई ही कम चाहिए। ठीक हो गया। तो ये आ गया हमारे पास कंसेप्ट। देन देख लेते हैं कि हमारे पास इसमें वॉल्व्स वगैरह, उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो आपको पता है कि ये दूसरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता होता है ना राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में कहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है? सुपीरियर वेना के बाद, जो ऊपर हेड नेक अपर लिम्ब वगैरह से सारा ब्लड लेके आएगी। यानी कि ऊपर वाली बॉडी से कौन सी वेन ब्लड लेके आ रही होती है? सुपीरियर वेना के बाद। नीचे वाली बॉडी से कौन सी वेन ब्लड लेके आ रही होती है? इन्फीरियर वेना के बाद। ठीक हो गया। ये दोनों आगे कहाँ पे ट्रेन हो जाएंगी? किसमें? हमारे राइट एट्रियम में। देन एक थर्ड चीज आपने याद रखनी है कि जो आप देखो, ये तो बॉडी से लेके आ रही है ना, हमारा जो हार्ट है उसका भी तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो वो इधर से ना, एट्रिया और वेंट्रिकल दरमियान ना, इधर एक क्रोनरी साइनस होता है। ठीक है, बल्कि ये इधर नीचे बना ही हुआ है अच्छा सा। तो ये देखे, ये देखो, ये जो हमारा लेफ्ट एट्रिया है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसके दरमियान में ये कोरोनरी साइनस रन कर रहा होता है। यानी कि जो हमारे हार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा वो डिनोट करेगा किससे? ब्लू से, क्योंकि इसका कलर क्या होता है हमारे लिए? ब्लू होता है। जबकि जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो उसको रेड से डिनोट करेगा। तो ये देखो, ये क्या है हमारा? दूसरा कोरोनरी साइनस है। ठीक है, तो इससे सारा ब्लड जो है ना हमारा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब आपको पता है वेन और आर्टरीज में मेन फर्क ये होता है कि वेन ब्लड हार्ट की तरफ लेके आ रही होती है, जबकि आर्टरी होती है वो अवे लेके जा रही होती है। ए से अवे और ए से आर्टरीज आ गई। ठीक है, तो हमारा ब्लड सारा पहुंच गया जनाब राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम में इसको राइट वेंट्रिकल में जाने के लिए एक वॉल्व के थ्रू गुजरना पड़ता है। उस वॉल्व को हम क्या कह देते हैं जनाब? ट्राई कस्पिड वॉल्व। अब हम इसको ट्राई कस्पिड वॉल्व क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके ना इस तरह करके 3 कस्प होते हैं, 3 लीफलेट से होते हैं, तो इस वजह से हम इसको कह देते हैं जनाब ट्राई कस्पिड वॉल्व। इसके अंदर कोई साइंस नहीं है। ठीक हो गया। अब देखो, ब्लड इधर से गुजर आएगा ट्राई कस्पिड वॉल्व से, कहाँ पे आ गया हमारे? दूसरा, ये राइट वेंट्रिकल में आ गया ना। ओके हो गया। अब राइट वेंट्रिकल से आगे फिर ये जाता है, ये देखिए, ये आ गया ब्लड अब इधर राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड चला जाएगा हमारे पल्मोनरी ट्रंक में। पल्मोनरी ट्रंक में जाने के लिए भी इसको इधर से गुजरना पड़ेगा। कहाँ से? एक वॉल्व से। कौन से वॉल्व? इस वॉल्व को हमने नेम दे दिया, ये वाला जो वॉल्व है, इस वॉल्व को हमने नेम दे दिया पल्मोनरी वोल्व। पल्मोनरी आर्टरी में वोल्व था तो उसको हमने नेम दे दिया पल्मोनरी वोल्व, और ये भी ट्राइकस्पिड ही होता है। अब देखो, इधर से इसको हम कहते होते हैं पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक से देन आगे ये निकल जाती हैं पल्मोनरी आर्टरीज। ये जनाब लेफ्ट लंग को चली जाएगी, और ये जो दूसरी जा रही है ये किसको चली जाएगी? हमारे राइट लंग को चली जाएगी। और ये उधर से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होके वापस आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बना लेता हूँ कि जनाब इधर हमारे लंग्स है, तो ये इधर चली गई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, ये जनाब चली गई इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके। अब उधर से ब्लड ने वापस भी तो आना है ना, जाहिर सी बात है, ऑक्सीजनेट होकर ब्लड ने वापस आना है। तो ब्लड को वापस कौन लेके आ रही होती है? हमारी पल्मोनरी वेन्स। जो हम वेन का मतलब दूसरा हार्ट की तरफ ब्लड आएगा, पल्मोनरी मींस लंग से। तो लंग से जो ब्लड लेके आ रही होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी वेन्स। तो वो होती हैं हमारे पास 4। ये देखें, ये आप देख सकते हैं 2, और ये 2, 4। तो ये 4 होती हैं, जबकि पल्मोनरी आर्टरी सिर्फ क्या होती हैं? 2 होती हैं। मीन्स के ये 2 ईच लंग से आ रही होंगी, इधर से भी, ये वाले दूसरा लेफ्ट वाले से भी, और राइट वाले से भी। हमारे पास क्या है कि ये पल्मोनरी वेन्स आ गई, ये दोनों आ गई सारी। ये चारों आके कहाँ पे ड्रेन करेंगी? हमारे लेफ्ट एट्रियम में। ठीक हो गया। ऊपर वाले का हम क्या कहते हैं? लेफ्ट एट्रियम। अब इधर आ गया ब्लड। अब इधर ब्लड कौन सा होगा? डीऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजनेटेड? ब्लड होगा उसकी ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि ये लंग से क्या है कि ऑक्सीजनेट होके आ गया। तो अब देखो, ब्लड ने लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाना है, तो कहां से गुजरना पड़ेगा? इस एक वॉल्व से। इस वॉल्व को हम कह देते हैं जनाब माइट्रल वॉल्व। माइट्रल वॉल्व से ब्लड कहाँ पे आ गया? हमारे दूसरे लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो पंप करेगा और ब्लड को
हमें पता है कहाँ पे भेज देगा, सारी बॉडी की तरफ भेज देगा। इधर से जनाब ये एओर्टिक वाल्व से गुजरेगा ब्लड, और ये चला जाएगा हमारे एओर्टा में, ठीक है। तो एओर्टा को हम इसको कह देते हैं एओर्टिक, और जब नीचे ये डिसेंड कर रहा होता है तो उसे हम कहते हैं डिसेंडिंग एओर्टा, और ये जो ऊपर जा रहा होता है इसको हम कह देते हैं जनाब असेंडिंग एओर्टा। तो ये सारा आगे हमारी बॉडी में ब्लड चला जाएगा। ये थोड़ा सा हमें सर्कुलेशन का भी पता चल गया, और वाल्व का भी पता चल गया, और चैम्बर्स का भी पता चल गया। 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 वाल्व होते हैं, 4 पल्मोनरी वेन्स होती हैं, और दो दो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं। ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये तो खैर हमने सारी बातें पहले पढ़ी हुई हैं। बाकी ये आपको पता चल गया। अब इसके रिगार्डिंग जो मैंने यूवर्ड में एमसीक्यूज देखा था, वो ये कि ये जो होता है कैरोटिड, दूसरा सॉरी कोरोनरी साइनस, ये कहाँ पे होता है? तो आपने बताना है लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंटिकल, इसके दरमियान ये जो ग्रूव, यानी कि इस तरह ग्रूव सी बनती है ना, ग्रूव डिप्रेशन सी बनती है। वो जिस जगह से गुजर रहा है जाहिर सी बात है वो नीचे थोड़ी सी डिप्रेस हो जाएगी, जिस तरह मट्टी से पाइप गुजर रहा हो तो वो थोड़ी सी वो बन जाती है ना ग्रूव सी। तो ये देखो, तो ये आपने कह देना है कि बिटवीन लेफ्ट एट्रियो वेंटिकुलर ग्रूव हमारा क्या गुजर रहा होता है? कैरोटिड कोरोनरी साइनस, यार कैरोटिड साइनस कह देता हूँ। कोरोनरी मींस के हम हार्ट के लिए यूज करते हैं, और कोरोनरी साइनस तो ये हमारा जिसने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाना है। ओके हो गया। अब इधर तक बात थी जो हमने पहले पढ़ी हुई थी। अब आगे न्यू बात जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो ये कि ये जो हमारा होता है ना जनाब लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। अगर ये देखो, ये जो हमने देखा है माइट्रल वॉल्व, और माइट्रल वॉल्व के बारे में याद रखना है कि ये वो वाहिद वॉल्व है, मतलब जो हमारा हार्ट है उसमें वो वाहिद वॉल्व है जो बाइकस्पिड होता है, यानी कि इसमें दो कस्प होंगे, ठीक है। उसकी मैं वीडियो आप लोगों को भेज दूंगा, वो देख लेना कि कस्प क्या होते हैं, इस तरह मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो इसके क्या होंगे? दो कस्प होंगे। अब देखो, अगर ये वॉल्व प्रॉपरली क्या है कि ओपन ना हो तो उसको हम क्या दे देते हैं? स्टीनोसिस। उसको हमने क्या कह दिया जनाब? स्टीनोसिस। अब देखो, वॉल्व ओपन नहीं होगा तो इधर से ब्लड आगे जा सकेगा? नहीं जा सकेगा ना, ब्लड आगे नहीं जा सकता क्योंकि उसका रास्ता बंद है, वॉल्व प्रॉपरली ओपन नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि जब माइट्रल स्टीनोसिस होगी तो ये जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है ये क्या हो जाएगा? इनलार्ज हो जाएगा, क्योंकि इसमें फ्लूइड अकामुलेट हुआ पड़ा है। तो जब लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट होती है ना, तो ये पीछे से जनाब हमारी गुजर रही होती है इसोफेगस। इसको मैंने इधर डायग्राम निकाली हुई थी, हाँ ये देखें। तो ये आप देखो, ये है हमारा लेफ्ट एट्रियम। हमारा ये जो इधर से वॉल्व था ना वो हो गया स्टीनोज। तो अब हमारा इधर से ब्लड नहीं जा रहा, जब ब्लड नहीं जा रहा तो ये इलार्ज कर जाएगा। और ये देखो, ये पीछे उसने बनाई हुई है इसोफेगस, इसके पीछे से गुजर रही है इसोफेगस। तो जाहिर सी बात है जब ये बड़ा होगा तो इसको इसोफेगस को कंप्रेस करेगा ना। तो देखो, इसोफेगस जब कंप्रेस होगी तो आपको पता है इसोफेगस, इसोफेगस क्या होता है? फूड पाइप होता है, इससे फूड ने गुजरना होता है, ठीक है। लेकिन जब इसोफेगस कंप्रेस होगी तो इधर से फूड इजिली गुजर सकेगा? नहीं गुजर सकेगा। तो हमारा फूड कहाँ से आ रहा है? माउथ से आ रहा है ना। तो इसका मतलब है कि बंदे को फूड स्वेलो करने में मुश्किल होगी, तो उसको हम क्या कह देते हैं? डिस्फेरिया, सिंपल, ठीक है। इट मींस कि जिस बंदे को माइट्रल वॉल्व की स्टिनोसिस होगी उसमें अगर लेफ्ट एट्रियम इनलार्ज हो जाए तो उसमें वो बंदा आपके पास किसके साथ प्रेजेंट कर सकता है? डिस्फेरिया के साथ। देन और किस चीज के साथ वो प्रेजेंट कर सकता है? ये इधर ना हमारे पास होती है जनाब लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, ये आप देख सकते हैं, ये है हमारी वेगस नर्व, ठीक है। वेगस नर्व से एक ब्रांच निकलती है जिसे हम कहते हैं लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, और इसने जाके सप्लाई करना होता है हमारे लेरिंग्स और दूसरा लेरिंग्स को, वोकल कॉर्ड को। तो वोकल कॉर्ड को, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये वोकल कॉर्ड की मेहरबानी है जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। हमें पता है ना वॉइस बॉक्स हम किसको कहते होते हैं? लेरिंग्स को। तो उसको कौन सप्लाई कर रहा है? हमारी लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। लेकिन अब क्या हुआ कि जब ये हमारा लेफ्ट एट्रियम इनलार्ज हुआ तो इसने इस नर्व को कंप्रेस कर दिया। जब इसने इस नर्व को कंप्रेस किया तो बंदा प्रॉपरली बोल नहीं सकेगा, उसका उसको हो जाएगी जनाब होर्सनेस ऑफ वॉइस, और इसको हम कहते हैं ऑल्टनर सिंड्रोम। उसको क्या हो जाएगी? होर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाएगी। अब वो हमें कैसे पता है? मतलब वो जैसे बोलेगा ना, बंदे का जिस तरह गला नहीं खराब होता, सोर थ्रोट होता है तो बंदा बोलता, तो इस तरह की वो आवाज प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब है हमें पता चल गया कि बंदा दूसरे कौन से सिम्टम के साथ प्रेजेंट कर सकता है? होर्सनेस ऑफ वॉइस। और इसको हमने क्या कह दिया जनाब? ऑल्टनर सिंड्रोम। अभी हम इसको बुक से पढ़ लेते हैं। तो ये हमें पता चल गया कि अगर लेफ्ट एट्रियम इनलार्ज हुआ तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और क्यों इनलार्ज हुआ। देन और आपने इसमें जो चीज याद रखनी है, और ये है कि जो लेफ्ट एट्रियम होता है ना, लेफ्ट एट्रियम पोस्टीरियर पोजीशन पे होता है, यानी कि आप अगर हार्ट को देखो ना तो सबसे जो पीछे होगा, ये समझो डरपोक है, सबसे जो पीछे होगा वो आपको मिल जाएगा लेफ्ट एट्रियम। और जो सबसे एंटीरियर होगा, जो सबसे आगे होगा, जो हमारा बहादुर बंदा है, वो है हमारा राइट वेंटिकल। इट मींस कि अगर इधर से इस पे ट्रोमा होगा, कोई बंदे को ट्रोमा होगा, तो ज्यादा चांसेस किसके हैं डैमेज होने के? जाहिर सी बात है राइट वेंटिकल के डैमेज होने के हैं। तो ये भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर बंदे को ट्रोमा होगा तो कौन सा दूसरा हमारा हार्ट का चैम्बर दूसरा डैमेज होने के चांसेस होंगे? राइट वेंटिकल। और
अगर बाकी लेफ्ट एट्रियम का हमने देख लिया कि ये मोस्ट पोस्टीरियर होता है, तो इसके मोस्ट कम चांसेस होंगे ना डैमेज होने के अगर ट्रॉमा होगा। लेकिन ये हमने इसकी क्लिनिकल रिलेशन देख लिया कि जब ये बड़ा होता था तो इसोफेगस और हमारी जो नर्व थी लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व उसको डैमेज दूसरा कर देता होता था और बंदे को हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होती थी। देन और जो चीज आपने इसमें याद रखनी है, ये यूवर्ड के सारे कंसेप्ट हैं, ठीक है। अब देखो हम क्या करते होते हैं, बंदे का इकोकार्डियोग्राफी करते होते हैं ना, यानी कि अल्ट्रासाउंड से उसको देखते होते हैं हम हार्ट को। तो एक ना प्रोब इंसर्ट करते होते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रैकियो दूसरा ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी, ठीक है। उसमें क्या है कि हम एक प्रोब इंसर्ट करेंगे, उसके ऊपर क्या होगी कि दूसरा अल्ट्रासाउंड की बीम्स होंगी, जिससे हम क्या है कि हार्ट को देखना चाह रहे हैं, हार्ट की शेप को, साइज को, एवरीथिंग को देखना चाह रहे होते हैं। तो इसको हम क्या कह देते हैं, दूसरा ट्रांसइसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी। ये सिंपल बात है कि हम क्या है कि हार्ट का अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, जिस तरह हम किडनीज का अल्ट्रासाउंड करते हैं, दूसरी सारी चीजों का अल्ट्रासाउंड करते हैं एब्डोमेन का। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हार्ट का अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। कहां से कि हम प्रोब प्रॉपरली इंसर्ट कर रहे हैं उसकी इसोफेगस में, और फिर हम हार्ट को देखना चाह रहे हैं, डिटेल्ड उसका व्यू लेना चाह रहे हैं, अच्छी पिक्चर लेना चाह रहे हैं। तो अब देखो जब उस आप इंसर्ट करोगे तो उसके एंटीरियरली आपको मिल जाएगा। ये देखो हम देख सकते हैं कि जब हमने प्रोब इंसर्ट किया तो हमें एंटीरियरली क्या मिल गया, लेफ्ट एट्रियम, और ये यूवर्ड का एमसीक्यूज है। देन अब देखो अगर मैं इसको पीछे मोड़ दूं तो पीछे हमें क्या मिल रहा है, पीछे हमें क्या मिल रहा है, डिसेंडिंग एओर्टा। इट मींस कि हमें ये एमसीक्यूज भी क्लियर हो गया कि अगर मैं सामने देखूंगा प्रोब डाल के तो मुझे सामने लेफ्ट एट्रियम मिल जाएगा, और अगर मैं पीछे देखूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिसेंडिंग एओर्टा मिल जाएगा। ओके हो गया, डन हो गया। तो ये बातें थी हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट एनाटॉमी के लिहाज से। अब हम इसी को जरा बुक से रिवाइज करते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। तो लेफ्ट एट्रियम क्या होता है, मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट होता है, ये हमें पता चल गया। देन आपको पता है कि अगर इसकी इनलार्जमेंट हो जाए किसकी वजह से, माइट्रल स्टेनोसिस की वजह से, देन क्या होता है कि कंप्रेशन हो जाती है इसोफेगस की, जिसकी वजह से बंदे को डिस्फेजिया हो सकता है, वो प्रॉपर्ली स्वेलो नहीं कर सकेगा। और इसकी वजह से लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व जो होती है वो कंप्रेस होगी, जब वो कंप्रेस होगी तो बंदे को होर्सनेस ऑफ वॉइस होगी, प्रॉपर्ली बोल नहीं सकेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्टनर सिंड्रोम। और हमने देखा कि राइट वेंट्रिकल जो होता है ये बहादुर बंदा होता है, ये सबसे आगे खड़ा होता है जब भी ट्रोमा होता है। तो ये जब ट्रोमा होगा तो जाहिर सी बात है सबसे पहले चपेड़े इसे ही पड़ेंगे, ये सबसे पहले डैमेज यही होगा। देन ये भी हमने देख लिया कि जो हमारा राइट वेंट्रिकल होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है। इट मींस कि ये जो हमारी नीचे वाली सरफेस है ना, ये वाली सरफेस है, ये उसने बताया हुआ है कि ये जो राइट वेंट्रिकल है वो उसका, फॉर एग्जांपल इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो इसका एक हिस्सा कौन बना रहा होता है, राइट वेंट्रिकल, जबकि 2 हिस्से कौन बना रहा होता है, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यही हमारे पास आ गया बुक पे, ओके हो गया। देन आगे सिंपल सी बात है, आगे आगे पेरिकार्डियम, ये हमने पढ़ा हुआ है। पेरिकार्डियम क्या होती है, पेरी मींस अराउंड, कार्डियम मींस हार्ट, यानी कि हार्ट के अराउंड जो लेयर होती है उसको हमने कह दिया पेरिकार्डियम। अब इसके आगे हार्ट की हमने ना बेसिकली जो होता है ना वो आपने याद रखना है कि काफी सारी लेयर्स होती है। फॉर एग्जाम्पल ये मैं बना देता हूँ, इतनी मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, यानी कि यार ये सिंपल सा याद रख लो, ये जनाब हार्ट है, ठीक है। तो सबसे जो अंदर लेयर होगी उसको हम कहते होते हैं एंडोकार्डियम, ठीक है। एंडोकार्डियम के बाहर जो लेयर होती है, जो मसल्स वाली लेयर होती है, उसको हम कहेंगे जनाब मायोकार्डियम। जो इसके बाहर वाली लेयर होती है उसको हम कहते हैं एपिकार्डियम। एपिकार्डियम का दूसरा नाम है पेराइटल पेरिकार्डियम, सॉरी विजरल पेरिकार्डियम, उसको हम क्या कह देंगे, विजरल पेरिकार्डियम। देन इसके बाहर जो लेयर होगी उसको हम कह देंगे पेराइटल पेरिकार्डियम। हमारी बॉडी का जो जनरली जब नोमेनक्लेचर है ना, हम जो अंदर वाली लेयर होती है ना विजरा की, उसको हम विजरल पेरिकार्डियम कह देते हैं, और जो बाहर वाली होती है उसको हम कह देते हैं पेराइटल। ये जिस तरह हम पेरिटोनियम का पढ़ेंगे ना तो उसमें भी आपको विजरल पेरिटोनियम मिलेगी, मतलब अंदर वाली लेयर होगी, और पेराइटल पेरिटोनियम मिलेगी जिसको हम कहते हैं मतलब जो बाहर वाली लेयर होगी, यानी कि एब्डोमेन की बाहर वाली जो लेयर होगी। ओके हो गया। तो ये वाली लेयर्स हैं, ये खैर हमने बातें पढ़ी हुई हैं इस वजह से मैं जल्दी जल्दी। तो ये देखें, अब देखो हमारे पास क्या होती है कि जो पेरिकार्डियम होती है इसकी क्या होती है, 3 लेयर्स होती हैं। कि 3 लेयर्स कौन, सबसे जो अंदर वाली होगी उसको हम क्या कह देंगे, एपिकार्डियम, जिसको दूसरा नेम दिया था हमने विजरल पेरिकार्डियम। इसके जो बाहर होगी उसको हमने नेम दे दिया पेराइटल पेरिकार्डियम, और जो इससे भी बाहर होती है उसको हम कह देते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम। आप अब बॉडी का एक और रूल याद रख लो कि वो जब भी किसी चीज को प्रोटेक्ट करना चाह रही होती है, तो मतलब उसको फ्रिक्शन से बचाना चाह रही है या कह लो डैमेज से बचाना चाह रही है, तो उधर फाइबर्स को डिपॉजिट कर देती है। तो देखो हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है, तो इसने इसके बाहर जो है ना थोड़ी ताकतवर लेयर बना दी, वो कौन सी, फाइबर्स की। तो ये हमारे पास आ गई सबसे बाहर फाइब्रस पेरिकार्डियम, और इसको इनरवेट कर रही होती है जनाब हमारी फ्रीनिक नर्व। ठीक हो गया जी। इसको इनरवेट कौन कर रही है, फाइब्रस पेरिकार्डियम, यानी कि इसको सेंसरी सप्लाई कौन सी है, फाइब्रस पेरिकार्डियम को, फ्रीनिक नर्व की। अब देखो अगर बंदे को हो जाए पेरिकार्डियम की इन्फ्लेमेशन, तो जाहिर सी बात है ये जो नर्व होगी वो इरिटेट होगी ना, जब नर्व इरिटेट होगी तो बंदे को रेफर्ड पेन हो सकता है।
रेफर्ड पेन कहाँ पे हो सकता है बंदे को जनाब? दूसरा आर्म्स की तरफ, शोल्डर की तरफ, नेक की तरफ, तो इन सब चीजों की तरफ रेफर्ड पेन हो सकता है। यानी कि इन्फ्लेमेशन तो उसको, सट तो इधर लगी, प्रॉब्लम तो इधर हुई, पेरिकार्डाइटिस हुई, लेकिन पेन उसको नेक में हो रहा है, या क्या है कि दूसरा आर्म्स में हो रहा है, या शोल्डर में हो रहा है, तो इसको हम क्या देते हैं जनाब? रेफर्ड पेन कह देते हैं। यानी कि प्रॉब्लम कहीं और हुई और पेन कहीं और हो रहा होता है। ये असल में इशू ये आ रहा होता है कि हमारी जो बॉडी है ना, उसको प्रॉपरली परसेप्ट नहीं कर रही होती, कर सक रही होती, उसको प्रॉपरली पता नहीं चल रहा होता कि पेन हो कहाँ से रही है। ये जो आप दूसरा एक और जनरल रूल याद रख लो कि जो हमारी स्किन है ना, इसमें नर्व्स इस तरह से अरेंज है कि जहां पे पेन होगा वो प्रॉपर हमें पता चल जाएगा यार इधर मसला आ रहा है। लेकिन जो हमारा अंदर का माहौल है ना, मतलब जो इंटरनल ऑर्गन्स है, उधर नर्व सप्लाई उतनी अच्छी नहीं है या उस हिसाब की नहीं है, हमें इस वजह से प्रॉपरली पता नहीं चल सकता कि पेन कहाँ पे हो रहा है। इसी वजह से हम प्रॉपरली नहीं बता सकते कि यार पेन मुझे इधर हो रहा है, तो इस बंदे को क्या होगा? रेफर्ड पेन, क्योंकि हमारी बॉडी प्रॉपरली परसेप्ट नहीं कर सक रही कि पेन मुझे कहाँ पे हो रहा है। तो ये हो गया। देन और आपने जो चीज इसमें सिंपल सी याद रखनी है कि ये देखो, जो थी ना इन दोनों लेयर्स के दरमियान जो स्पेस होगी उसको हम सिंपल नेम दे देंगे पेरिकार्डियल स्पेस। ये देखे ना, हमारे पास क्या थी? ये पेराइटल पेरिकार्डियम थी, और क्या था हमारे पास? विजरल पेरिकार्डियम थी। तो इनके दरमियान में जो स्पेस होगी उसको हम नेम दे दिया पेरिकार्डियल स्पेस। ये सिंपल सी बातें होगी, ठीक है जी। लेकिन इसमें जो याद रखने वाली थी वो फ्रीनिक नर्व वाला था, वो जो आपने याद रख लेना है कि रेफर्ड पेन हो सकता है बंदे को। देन आगे चलते हैं। आगे अब जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे थोड़ा सा मैं टाइम लगाऊंगा, वो आ गया कोरोनरी ब्लड फ्लो। जाहिर सी बात है, हार्ट सब चीजों को ब्लड सप्लाई कर रहा है, तो इसे भी तो काम करने के लिए कोई चाहिए ना, ब्लड चाहिए, इसने भी तो सारा वर्क करना है। तो इसको ब्लड सप्लाई कहाँ से आ रही होती है? इसमें आपने जो है ना वो तीन चीजें मेन याद रखनी है। देखो, ये एओर्टा निकल रहा था ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जा रहा था? एओर्टा बॉडी की तरफ। इसी से हमारी दूसरा निकलेंगी हार्ट की सप्लाई, जो हार्ट को सप्लाई कर रही होंगी। तो सबसे पहले हम इजी कर लेते हैं, इससे निकलती है जनाब राइट कोरोनरी आर्टरी। राइट के नेम से हमें पता चल रहा है कि ये किसको सप्लाई करेगी? राइट हार्ट को सप्लाई करेगी। तो ये इसने क्या कर देना है? हमारे राइट एटीएम को सप्लाई कर देना है, राइट वेंट्रिकल को सप्लाई कर देना। इसका बड़ा इजी सा सीन है। और देन आगे इसकी ब्रांच निकल जाती है जिसको हम कहते हैं एक्यूट मार्जिनल आर्टरी। इसमें खास चीज याद रखने वाली नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि जो राइट कोरोनरी आर्टरी है उसने क्या किया? राइट हार्ट को सप्लाई कर दिया। ये इजी सीन था, ओके हो गया। देन देन हमारे पास निकलती है जनाब लेफ्ट हार्ट को भी तो सप्लाई चाहिए। अब लेफ्ट हार्ट बड़ा है, इस वजह से इसे सप्लाई भी ज्यादा मिलेगी। इट मीन्स के राइट हार्ट को तो सिर्फ एक आर्टरी मेन जा रही थी, इसको जनाब एक आर्टरी मेन जाती है, फिर आगे से इसकी दो मेन ब्रांचेस निकल जाती हैं। दो मेन ब्रांचेस क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, हमारा ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो बड़ा होता है। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल को सामने एंटीरियर पार्ट को, सामने वाले पार्ट को सप्लाई कर रही होगी, उसको हम कह देंगे लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। देखो, एंटीरियर पार्ट को सप्लाई कर रही है, नीचे डिसेंड कर रही है, तो उसको हमने नेम दे दिया लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। और जो लेटरल पार्ट को सप्लाई कर रही है उसको हमने दे दिया जनाब लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स। यानी कि सर्कमफ्लेक्स हम कहते हैं ना, जो गोल दायरा घूम रही है, तो ये देखो ये इस तरह गोल सी घूम रही है ना, तो इसको हमने नेम दे दिया जनाब लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। डन हो गया, ये इजी सीन है। तो इट मींस के हमें पता चल गया, जो राइट हार्ट है उसको राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई कर रही है, जो लेफ्ट हार्ट है उसको कौन सप्लाई कर रहा है? हमारा लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, जिस मतलब लेफ्ट मेन आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की आगे दो ब्रांचेस हुई, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स जिसने लेटरल पार्ट को सप्लाई कर दिया, और लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जिसने क्या किया? एंटीरियर पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई कर दिया। लेकिन इधर तक बात थी इजी, इसमें से इतना क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आपको कहां से आएगा? प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा होता है ना इंटरवेंटिकुलर सेप्टम, यानी कि ये जो वेंटिकल्स हैं इनके दरमियान में जो सेप्टम होता है, इस तरह ये क्या होगा? सेप्टम होगा, ठीक है। तो इसका जो ऊपर वाला 2/3 पार्ट है, ये 2/3 मैंने गलत लिख दिया, यानी कि 2/3, यानी कि जो इसका ऊपर वाला पार्ट है उसको सप्लाई कर रही होती है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। लेकिन जो हमने एंटीरियर की तो सप्लाई सारी बता दी, पीछे कौन सप्लाई करेगा? पोस्टीरियर को कौन सप्लाई करेगा? तो उसके लिए भी तो हमें कोई आर्टरी चाहिए ना। और ये जो नीचे वो पोर्शन है ये भी बच गया, इसको भी तो किसी की सप्लाई चाहिए, तो इसको हमारी सप्लाई कर रही होती है पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। पी से ही नाम है, पोस्टीरियर मींस पीछे वाले पोर्शन को, डिसेंडिंग मींस के ये देखो नीचे डिसेंड कर रही है। ये क्या है? ये उसने पीछे मतलब पोस्टीरियर व्यू दिया हुआ है हार्ट का, तो ये देखो पोस्टीरियर नीचे डिसेंड कर रही है, इसी वजह से इसने नेम दे दिया पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। अब इसमें जो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो ये कि पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी हमारी निकल रही है कहां से? राइट कोरोनरी आर्टरी से। यानी कि अबाउट 90% ऑफ द लोगों में क्या होता है कि जो पीडीए होती है पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, वो अराइज कर रही होती है राइट कोरोनरी आर्टरी से। इस इट मींस के हमें पता चल गया कि जो राइट कोरोनरी आर्टरी है उसने राइट हार्ट को भी सप्लाई किया, और उसने कुछ पोर्शन ऑफ दूसरा लेफ्ट हार्ट को भी सप्लाई किया। कौन सा कुछ पोर्शन? पोस्टीरियर पार्ट, ऐसे ही है ना। तो ये आ गया हमारे पास। तो इन बंदों को हम कहते हैं जनाब राइट डोमिनेंट, और ये 90% आपके पास यही मिलेगा, ओके हो गया।
देन आगे चलते हैं। अब अगर क्या हो कि ये जो हमारी पीडीए है, यानी कि ये जो पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, ये अराइज कर जाए लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स से, ये अराइज कर जाए किससे, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स से, तो उसको हम कह देंगे जनाब लेफ्ट डोमिनेंट सर्कुलेशन। दोबारा याद करें, क्या, अगर जो हमारी पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है वो अराइज कर जाए लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स से, तो उस बंदे को हम क्या कह देंगे, लेफ्ट डोमिनेंट सर्कुलेशन कह देंगे। तो ये देखो पीडीआई अराइजेस फ्रॉम द लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स, वो हमें पता चल गया। अब जो मैं इसमें एमसीक्यूज गल करता रहा हूँ, या जो बंदा इसमें कंफ्यूज होता है कि ये जो पीडीए है, मैं जो इसमें एमसीक्यूज गल करता रहा हूँ, मैं ये लगा देता होता था कि ये लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी से कर रही है, तो आपने ये चीज गलत नहीं करनी, ठीक है। आपने ये अब आपने जेन में डाल लेना है कि जो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स है उससे निकलेगी पीडीए। अगर मतलब लेफ्ट डोमिनेंट सर्कल दूसरा डोमिनेंट सर्कुलेशन होगी, तो क्या होगी, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स से निकलेगी हमारी पीडीए, जिसने पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट को सप्लाई करना है। कोडोमिनेट सर्कुलेशन क्या होती है, नेम से ही जाहिर है, इट मींस कि ये दोनों से, कहां से, दोनों से, मतलब हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी से भी ये निकल रही है और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स से, तो इसको हम बंदे को कह देते हैं जनाब कोडोमिनेट सर्कुलेशन। ये तकरीबन ये आपके पास 5% लोग होते हैं लेफ्ट डोमिनेट सर्कुलेशन वाले, और ये 5 से भी कम होते हैं, 2-3%, ये बहुत कम होते हैं कोडोमिनेट सर्कुलेशन वाले। ओके हो गया। ये मैंने जहां तक देखा है वो 10% इसी को ही कह देता है कि दूसरा 10% लेफ्ट डोमिनेट होता है, और 90% क्या है कि जनाब आपके पास राइट डोमिनेट। अगर आपके पास ना दिया हो लेफ्ट डोमिनेंट या राइट डोमिनेंट का चक्कर, और आपके पास एमसीक्यूज आ जाए कि पीडीए कहां से राइज कर रही है, तो आपने ये लगाना है कि राइट कोरोनरी आर्टरी से राइज कर रही है। ओके हो गया, ये हो गया। अब आगे चलते हैं, अब हम इसी को, इस चीज को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि हमारे पास उसने लिखा क्या हुआ है। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस सप्लाई एंटीरियर टू 2/3 ऑफ इंटरवेंटिकुलर सेप्टम, जो हमने इधर बात कर ली 2/3 ऑफ। देन, और हाँ, और अब इसके लिए ना मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ थोड़ा सा नोट्स पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इधर मैंने इसकी डायग्राम निकाली हुई है, और ये हाँ, ये जो होता है ना हमारा, ये है जनाब लेफ्ट वेंटिकल, ठीक है। लेफ्ट वेंटिकल में ना ये हमारा कौन सा आ गया जनाब, माइट्रल वॉल्व आ गया, ठीक है। इनको हम कहते हैं, ये जो आप दूसरा टेंडन से देख रहे हो ना, इनको हम नेम दे देते हैं कोर्डियाई टेंडिनाई, ठीक है। और ये जो नीचे होता है ना, इसको हम कह देते हैं जनाब पेपिलरी मसल्स। तो इस तरह पूरा हमारा वाल्व बनता है, यानी कि ये जो वाल्व होता है ना, ये इस तरह दूसरा दीवारों के साथ अटैच होता है, किसकी दीवारों के साथ, जो वेंटिकल है उसकी दीवारों के साथ अटैच होता है। अब हमें पता लग गया कि किस तरह अटैच था कोर्डियाई टेंडिनाई और पेपलरी मसल्स। तो अब ये मैंने आपको बताया पेपलरी मसल्स हैं, तो जाहिर सी बात है इन्हें भी तो ब्लड सप्लाई चाहिए ना, मसल्स हैं तो इन्हें भी ब्लड सप्लाई चाहिए। तो जो हमारे एंटीरो लैटरल है उसको सप्लाई मिल जाएगी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी से। जो कौन सा, जो एंटीरो लैटरल, ये जो कौन सा है, ये हमारे पास है एंटीरो लैटर, सॉरी, एंटीरो लैटर पेपलरी मसल। तो इसको सप्लाई किसने दे दी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी ने, और किसने, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी ने। तो इसका इट मींस कि इसको कौन सी सप्लाई मिल रही है, डुअल ब्लड सप्लाई, यानी कि दो आर्टरी से ब्लड सप्लाई मिल रही है। जबकि ये जो हमारा पोस्टीरो मेडियल है, यानी कि यार लेटरल और मेडियल का थोड़ा सा डिफरेंस याद रख लो। फॉर एग्जांपल ये बंदा है ना जनाब, तो हम ये मैंने 2 पॉइंट्स बना दिए, यानी कि ये उसकी पूरी बॉडी है। तो जो मिड लाइन, बॉडी की मिड लाइन के करीब पॉइंट होता है उसको हम कह देते हैं मीडियल, और जो मिड लाइन से दूर होता है उसको हम नेम देते हैं लेटरल। इट मींस कि ये पॉइंट लेटरल है और ये पॉइंट क्या है, मीडियल है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या होगा, थोड़ा सा बॉडी की लाइन के करीब होगा ना, तो इसको हमने नेम दे दिया मीडियल, यानी कि ये इधर होगा, इधर करके होगा, ठीक है। और जो लेटरल साइड पे था उसको हमने नेम दे दिया लेटरल। तो ये दोनों पेपलरी मसल्स आ गए। तो इसका तो हमने देख ली ब्लड सप्लाई। जबकि ये जो पोस्टीरो मेडियल है ना, इसको सप्लाई कर रही होती है आरसीए या लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स, यानी कि इसको हमारी सप्लाई कर रही है पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है। तो ये आप पी और पी से याद रख सकते हो, पोस्टीरो मेडियल और पी से पीडीए, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। इट मींस कि जो बंदा राइट डोमिनेंट होगा उसको वो उसको ये जो दूसरा हमारा पोस्टीरियर मेडियल मसल है, पेपिलरी मसल है, उसको कौन सप्लाई कर रहा होता है, हमारा आरसीए, राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई कर रही होगी। और जो लेफ्ट डोमिनेंट होगा उसको कौन सप्लाई कर रहा होगा, जल्दी बताओ। जो लेफ्ट डोमिनेंट होगा उसको कौन सा ये जो पोस्टीरियर मेडियल मसल है इसको कौन सप्लाई कर रहा होगा, उसमें हमारी लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स सप्लाई कर रही होगी ना, जाहिर सी बात है। अब जो इसमें एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो ये कि देखो ये जो एंटीरोलेटरल है इसको तो दो दो जगह से ब्लड सप्लाई मिल रही है। इसका मतलब है कि अगर ये वाली आर्टरी ब्लॉक भी हो जाएगी तो इससे इसको ब्लड सप्लाई मिलती रहेगी। इसका मतलब है कि इससे इसके इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम है। जबकि ये जो हमारा पोस्टीरो मेडियल है इसको तो सिर्फ एक आर्टरी सप्लाई कर रही है, अगर ये ब्लॉक होगी तो इसको ब्लड सप्लाई मिलेगी, नहीं मिलेगी। इट मीन्स कि इसके इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अगर अब देखो, अगर क्या हो जाए कि ये जो हमारी पीडीए है
इसमें क्या हो जाए, इधर दूसरा आगे ब्लड ना जा सके, इन्फेक्शन हो जाए, तो जाहिर सी बात है इस मसल को ब्लड सप्लाई मिलेगी नहीं मिलेगी। जब नहीं मिलेगी तो ये मसल मर जाएगा, मर के रप्चर हो जाएगा, टूट फूट का शिकार हो जाएगा। जब टूट फूट का शिकार हो जाएगा तो जाहिर सी बात है, इसने पकड़ा हुआ था ना इस माइट्रल वॉल्व को, इस माइट्रल वॉल्व को इसी ने तो पकड़ा हुआ था, नीचे खींच के रखा हुआ था। तो माइट्रल वॉल्व क्या है कि दूसरा प्रॉपरली बंद नहीं होगा, तो उसको हम कहते हैं जनाब माइट्रल वॉल्व की रीगर्गिटेशन। तो बंदे को क्या हो सकती है, स्वेयर माइट्रल वॉल्व की रीगर्गिटेशन, के हमारा जो माइट्रल वॉल्व है अब प्रॉपरली बेचारा बंद नहीं हो रहा, क्योंकि इधर से ये जो जिसने इसको पकड़ के रखा हुआ था हमारे पेपल्टी मसल ने, वही रप्चर हो गया, वही खराब हो गया। ठीक है, तो ये यू वर्ड का कंसेप्ट है, मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करूंगा, तो उसमें आपने ये सारी चीजें याद रख लेनी है। अब हम दोबारा बुक पे चलते हैं। अच्छा जी, तो हमने देख लिया कि जो हमारी पीडी है वो सप्लाई किसको कर रही होती है, पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ इंटरवेंटिकुलर पीडीए, पी से पोस्टीरियर, तो पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ इंटरवेंटिकुलर सेप्टम, यानी कि इसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उसको, और पोस्टीरियर टू थर्ड वॉल्स ऑफ वेंटिकल, यानी कि ये जो पीछे पीछे सारा कौन सप्लाई कर रही है, हमारी पीडीए सप्लाई कर रही है, और यही सप्लाई कर रही थी पोस्टीरो मेडियल पेपल्डी मसल को। जब इसका इंफाक्ट होता था तो बंदे को माइट्रल वॉल्व की रीगर्गिटेशन हो जाती होती थी। देन हमने देख लिया कि आर से ये सप्लाई कर रही थी किसको, हमारे राइट हार्ट को सप्लाई कर रही थी। तो हमारे राइट हार्ट में ही तो इधर होते हैं ना, ऐसे नोड होती है, इधर हमारी जनाब एबी नोड होती है। तो जाहिर सी बात है राइट हार्ट में है तो इसको कौन सप्लाई करेगी, हमारी यही सप्लाई करेगी ना आर सी, तो ये सप्लाई कर रही होती है हमारी एबी नोड को और एस ए नोड को। ये भी मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। अब देखो, अगर इसका इन्फाक्ट हो जाए, इन्फाक्ट का मतलब है कि अगर ब्लड सप्लाई आरसीए जो है वो इधर से ब्लॉक हो जाए, तो वो इधर से ब्लड सप्लाई कर सकेगी इनको, ऐसे नोड को या एवी नोड को। तो ये हमें पता है करंट प्रोड्यूसर्स होते हैं ऐसे नोड, यानी कि जिस तरह जनरेटर होता है ना, तो उधर से हमने वायर्स ली हुई होती हैं, पूरे घर को सप्लाई जाती है। तो ये हमारा जनरेटर है, इधर से ये पूरी सप्लाई जा रही होती है हमारे हार्ट को। हमारा जनरेटर ही बेचारे को सप्लाई नहीं मिल रही, उसको हम पेट्रोल ही नहीं दे रहे, उसको हम खून ही नहीं दे रहे, तो ये काम करेगा नहीं करेगा। जब ये काम नहीं करेगा तो आगे करंट नहीं जाएगा, तो बंदे को क्या हो जाता है जनाब, हार्ट ब्लॉक। जाहिर सी बात है हार्ट काम करना छोड़ देगा, जब उसको करंट ही नहीं मिलेगा वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगा। तो इसमें क्या है कि जनाब बंदे को हो जाएगा नोडल डिसफंक्शन, और उससे बंदा कैसे प्रेजेंट करेगा, ब्रैडिकार्डिया के साथ। ब्रैडिकार्डिया का हमें पता है ना कि जब लेस देन 60 बीट्स पर मिनट हार्ट बीट कर रहा हो, जाहिर सी बात है अब हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए करंट ही नहीं मिल रहा, तो वो बेचारा कम ही बीट करेगा ना, तो बंदा आपके पास कैसे प्रेजेंट करेगा जनाब, ब्रैडिकार्डिया या हार्ट ब्लॉक, यानी कि बिल्कुल ही उसका हार्ट काम करना छोड़ जाएगा। देन ये हमने देख लिया कि राइट मार्जिनल आर्टरी सप्लाईज राइट वेंट्रिकल, ये इधर उसने बनाई हुई है, ये इसको उसने नेम दे दिया जनाब राइट मार्जिनल, तो ये सप्लाई कर रही होती है राइट वेंट्रिकल, ये खास इंपॉर्टेंस नहीं है। कि जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है उसको कब मिल रहा होता है, सिर्फ डायस्टोल के दौरान, मेनली डायस्टोल के दौरान ब्लड मिल रहा होता है। बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो कोरोनरी साइनस होता है वो कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव में रन कर रहा होता है, और ड्रेन कहाँ पे करता है, यानी कि ये इधर से रन कर रहा होता है और इधर आके हमारे राइट एट्रियम में ड्रेन कर जाता है। और ये होगी हमारी एनाटॉमी बुक से थोड़ी सी चीजें बस इसमें एक्स्ट्रा मैंने आप लोगों को बतानी है कार्डियक इलेक्ट्रिक सिस्टम के बारे में। ये जब हम ईसीजी पढ़ेंगे तो उधर डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम जो थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। हमें पता लग गया कि जो जनरेटर होता है वो कौन सा होता है, हमारा एस ए नोड होती है। देन एस ए नोड से जो इधर से करंट सारा जाएगा तो ये पूरा एट्रियम में फैल जाएगा। देन इधर से अब एक और आपने चीज याद रखनी है कि इधर से करंट नहीं पास कर सकता, इसके लिए सिर्फ एक ये स्विच है, अगर इधर जाके करंट लगेगा तो फिर इधर पास करेगा, तो इसको हम कहते हैं जनाब एवी नोड। एवी नोड से आगे दूसरा इस तरह ये जो निकली हुई है ना तार सी, इसको हमने नेम दे दिया जनाब बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज से आगे दो ब्रांचेस निकलती हैं, एक लेफ्ट को सप्लाई कर देगी, एक राइट को सप्लाई कर देगी, तो उसी बेस पे हमने नेम दे दिया लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच। देन राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच आगे फिर कुछ ब्रांचेस देंगे, यानी कि ये समझो अल्लाह पाक ने क्या किया हुआ है, तारें फैलाई हुई हैं पूरे हार्ट को दूसरा इलेक्ट्रिकल सप्लाई करने के लिए, यानी कि करंट सप्लाई करने के लिए। करंट होगा तो फिर ही हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब करंट नहीं होगा तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो ये हमने थोड़ा सा जस्ट ओवरव्यू ले लिया इसका कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हमारी कैसे काम कर रही होती है और इसमें कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये आपके पास आ गया। अब जो इसमें एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो ये कि ऐसे नोड कहाँ पे होती है, तो आपने बताना है कि नियर द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा, या हमारी आ रही है सुपीरियर वेना केवा, तो देखो इसकी ओपनिंग के करीब ही तो है हमारी ऐसे नोड। देन सेकंड जो आपने एमसीक्यू याद रखना है कि एवी नोड कहाँ पे होती है, तो आपने बताना है कि जनाब ये देखो कोरोनरी साइनस की ओपनिंग के करीब ही है, तो दूसरा एवी नोड, तो कोरोनरी साइनस की ओपनिंग के करीब होती है हमारी कौन सी, एवी नोड, या वो कह लेगा कि इंटरवेंटिकुलर इंटरएट्रियल सेप्टम के पास जो होती है हमारी आ जाती है जनाब एवी नोड। ओके हो गया, डन हो गया। इसमें से मेरे ख्याल में अब कोई एमसीक्यूज आप लोग गलत नहीं करोगे।
देन और आपने इसमें क्या याद रखना है, और मैं जस्ट ये थोड़ा सा ना एओर्टा की ब्रांचेस बताऊंगा कि एओर्टा, ये मैंने आप लोगों को पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है कि इस तरह हमारे पास एओर्टा निकलता है लेफ्ट वेंट्रिकल से। एओर्टा जो ऊपर जा रहा होगा उसको हम कह देंगे असेंडिंग एओर्टा। देन एओर्टा इस तरह आर्च बना देता है, इसको हम कह देते हैं जनाब एओर्टिक आर्च। देन एओर्टा नीचे डिसेंड करता है, इसको हम कह देते हैं डिसेंडिंग एओर्टा। लेकिन आप लोग इधर आके कंफ्यूज हो गए, इधर ये कि इस तरह ना ये ऊपर तीन ब्रांचेस देता है, ठीक है। एक को हम दे देते हैं जनाब लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, जिसने जाके आगे हमारे बाजू को सप्लाई कर देना होता है। देन आगे लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, जिसने ऊपर आगे जाके दूसरा नेक वगैरह और ब्रेन वगैरह को सप्लाई करना होता है। और देन ये इधर से आ जाती है हमारे पास ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी से आगे फिर दो ब्रांचेस निकलती हैं, राइट सबक्लेवियन एंड राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। मुझे पता है ये अब इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन ये मुश्किल भी हैं चीजें, लेकिन याद तो रखनी है आप लोगों ने। इसमें जो आप लोगों को चीज कंफ्यूज करेगी वो ये कि ये जो था हमारे पास लेफ्ट लेफ्ट में तो डायरेक्टली निकल गई थी ना लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, लेकिन जो राइट साइड पे इधर भी तो सेम होना चाहिए था, इधर तो ब्रैकियोस्फेलिक निकली है। तो बस यही चीज याद रखनी है कि जो राइट साइड पे है, राइट पे आपको पहले ब्रैकियोस्फेलिक मिलेगी, ब्रैकियोस्फेलिक आगे दो ब्रांचेस देगी, ये वाली राइट सबक्लेवियन वाली और राइट कॉमन